नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे सर्वे इंजीनियरिंग के प्यारे सेशन में, जहां मैं आप सभी को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं और हर क्वेश्चन के पीछे जो भी कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट को बताता हुआ आगे चलता हूं। भाई सारी चीजें आप लोगों को ना बता ही देता हूं ताकि एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए अपन फट से अटैक कर देंगे। तो हमेशा की तरह आज का सेशन भी बहुत खूबसूरत जाएगा, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि सिर्फ इन 25 क्वेश्चंस तक सीमित मत रहना। 1 घंटे से कम समय में हम लोग ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन 25 क्वेश्चन के पीछे का सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। यार बाकी काम आप भी तो करोगे ना, तो बिलीव मी ये 25 क्वेश्चन करने से आपको जो भी चैप्टर के 25 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 चैप्टर भी हो सकते हैं, वो कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाता है। जाकर खुद से 250 क्वेश्चन सॉल्व करो। मेहनत यही है, खाली नोट्स पढ़ना, नोट्स बनाना, कंसेप्ट को ना समझना या कंसेप्ट को समझकर दिमाग में रख लेना, फॉर्मूला याद करना, उससे एग्जाम नहीं निकलता है यार। एग्जाम तो जब ही निकलता है जब क्वेश्चंस के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। मतलब वो पास में जब ही आती है जब उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही फिनोमिना है। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ 25 तक नहीं, 25 तो एक वार्म अप है। असली एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं बहुत दिन से ये चीज देख रहा हूं कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग खुद से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। नहीं, हमेशा खुद से पढ़ा करो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि ना, जितना भी लेक्चर्स में आप लोग पढ़ते हो वो एक्चुअल में एक वीडियो देखने की तरह होता है, लेकिन असली पढ़ाई तो जब ही होगी जब आप खुद से करोगे। ये बात आंख बंद करके जहन में बिठा लेना, ठीक है। आज बात आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इन द टुडे सेशन we will be going to solve the questions from leveling part। आज हम लोग लेवलिंग पार्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा, इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए थियोडोलाइट के लेकर आया। थियोडोलाइट में बहुत सारे ट्रिक्स का यूज होता है, तो मैं सेशन को ट्रिक्स के साथ ही शुरू करूंगा ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको कर्व के देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कर्व और टेक्योमीटर बेस्ड रहेगा, तो आज ये कंप्लीट करने के बाद इसको शुरू कर लेंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको टेक्योमीटर के भी देखने को मिल सकते हैं। बाय द वे, अभी मैं सेशन को शुरू कर रहा हूं यहां पर सबसे पहले कुछ ट्रिक्स के साथ। आपको पता है भाई थियोडोलाइट क्या होता है? हाँ सर पता तो है। थियोडोलाइट एक ऐसी डिवाइस है जो आप लोगों का एंगल मेजर करता है ना। ये एंगल मेजर करने के काम आता है, ऑब्वियसली आता है। कौन सा एंगल मेजर करते हैं भाई? अपन इससे हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, अपन थियोडोलाइट से वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थियोडोलाइट में बहुत सारी टर्म्स एसोसिएट होती हैं। कैसी कैसी टर्म्स रहती हैं जरा गौर दो। आपके पास एक टर्म आती है स्विंगिंग, एक टर्म आती है आप लोगों की ट्रांजिटिंग, और साइज ऑफ द थियोडोलाइट कैसा आता है, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, कितना डायमीटर होता है, ये तमाम चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख देता हूं ताकि चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले अपने जहन में बिठाकर रखना कि एक शब्द आता है जिसको आप लोग नाम देते हो ट्रांजिटिंग। तो ट्रांजिटिंग होता है आपके थियोडोलाइट को वर्टिकल प्लेन में घुमाना। तो ट्रांजिटिंग को जब आप थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में घुमाते हो तो आप लोगों का प्रोसेस ट्रांजिटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको याद करना है हमको। हम भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन था कि वर्टिकल प्लेन था। आई नीड टू टेल यू कि ये वर्टिकल प्लेन को याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है टीवी। टी फॉर ट्रांजिटिंग, वी फॉर वर्टिकल प्लेन। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि ट्रांजिटिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। अपने को यह बात पहले भी पता होनी चाहिए कि ट्रांजिटिंग को हम लोग रिवर्सिंग के नाम से भी जानते हैं और ट्रांजिटिंग को ही हम लोग प्लंजिंग के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है, एक ही है। इसको याद करने का तरीका क्या बनेगा? टीआरपी। आजकल सबको पता है टीवी के अंदर हर कोई टीआरपी बढ़ाना चाहता है, टेलीविजन रेटिंग प्रोफाइल। हर कोई टीआरपी बढ़ाना चाहता है अपनी। पता नहीं टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या दिखा देते हैं लोग। तो टीवी में टीआरपी, ये पूरा कंसेप्ट आपको याद हुआ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक इसी प्रकार आप लोगों का एक प्रोसेस आता है जिसको आप लोग नाम देते हो स्विंगिंग। स्विंगिंग में क्या होता है?
ट्रांजिटिंग होता है वर्टिकल प्लेन में घुमाना, स्विंगिंग होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना। तो अपन इसको किस नाम से याद रखेंगे जनाब? अपन कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है आपका थियोडोलाइट, उसको स्विंगिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। अब यहां से आपका ट्रिक क्या बनती है? आपकी ट्रिक बनेगी HS। HS का मतलब हाई स्कूल। हाई स्कूल मत याद करना, कैसे याद करना है? SSC JEE की क्लास तो सारे पढ़ते हैं और SSC JEE में हाई रीजनिंग आती है। रीजनिंग में आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा। कोडिंग डिकोडिंग में रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट सीरीज होती है, जैसे A के साथ Z, B के साथ Y, C के साथ X, D के साथ W होता है ना, M के साथ N, ऐसे ही H के साथ S आता है। आप रिवर्स ऑर्डर देखो, यहां से चलो वहां से चलो, H और S मिलेंगे। हाँ मिलेंगे यार, आगे से 8वां और पीछे से 8वां होता है H और S। तो आप कोडिंग डिकोडिंग में ये चीजें याद करते हो, तो वहां से मैंने एक याद करने का तरीका बनाया HS, हाई स्कूल, आपको पता होना चाहिए। अब मेजर बात आती है यहां से जनाब कि आपकी जो स्विंगिंग होती है वो दो तरह से आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं स्विंगिंग के? एक होता है आप लोगों का राइट स्विंग, एक होता है आप लोगों का लेफ्ट स्विंग। तो अभी जब भी आप अपने टेलीस्कोप को, सॉरी थियोडोलाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से वो जो प्रोसेस आप लोग निकालते हो उसको अपन नाम देते हैं राइट स्विंग, और लेफ्ट स्विंग होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये याद रखना होता है, कंफ्यूजन है। पेपर में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, और उसी प्रेशर के तहत हम ये नहीं याद रख पाते कि यार ये क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये जो आप लोगों का प्रोसेस बनता है इसको याद करने का ट्रिक क्या है ना, देखो R और क्लॉकवाइज से आता है C, तो मैंने इसको याद करने का ट्रिक बनाया RC। अब RC क्या है? हर गाड़ी की RC होती है यार, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर गाड़ी का होता है, यहां भी है। लेफ्ट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, राइट में मिल रहा है। तो अगर राइट में क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। क्लियर है? इसके बाद कुछ नोट्स की बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले आप लोगों को 2-3 बातें और क्लियर करता हूं। एक टर्म आती है आप लोगों की जिसको नाम दिया जाता है फेस लेफ्ट, और दूसरी टर्म आती है आप लोगों की जिसको नाम दिया जाता है फेस राइट। फेस लेफ्ट कंडीशन को, फेस लेफ्ट का मतलब क्या है? टेलीस्कोप में होता है वर्टिकल सर्कल, जो टेलीस्कोप की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। वो वर्टिकल सर्कल अगर ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में है, फेस लेफ्ट। अगर वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट साइड में है, फेस राइट। इतना आपको पता है, लेकिन याद करना मुश्किल है, पेपर के क्वेश्चन है ये। तो फेस लेफ्ट कंडीशन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप नॉर्मल। और राइट कंडीशन को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं टेलीस्कोप इन्वर्टेड। इसको कैसे याद रखेंगे जरा गौर देना। मैंने कहा आप लोगों का जो टेलीस्कोप नॉर्मल है, लेफ्ट कंडीशन में नॉर्मल होता है, ऐसे आपको याद करना है, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मैंने ना इसको LN से याद कर रखा है। आपको सबको पता है कोचिंग है, LN कोचिंग बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो LN कोचिंग से मैंने इसको याद कर रखा है, सबको पता है। नहीं तो सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर में आप लोगों की एक कंपनी का नाम आता है LNT। हाँ, LNT से आप लोग याद कर सकते हो, LN। ठीक इसी प्रकार आपका राइट है और इन्वर्टेड है, इसको याद करने की जो ट्रिक थी, मैंने इसको राइट से याद किया। RIT से मैंने इसको याद कर लिया। क्या है? देखो R4 तो राइट हो गया, IT बोले तो इन्वर्टेड, तो मैंने राइट से ही इसको याद कर लिया। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब नोट करके टेलीस्कोप से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूं। ट्रिक्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दी, क्वेश्चन आएंगे तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, JEE के पेपर में बहुत आते हैं, पता होगा। आप लोगों को याद रखना है कि आपका साइज ऑफ थियोडोलाइट किस तरह से निकाला जाता है। हमेशा याद रखेंगे, साइज ऑफ थियोडोलाइट डिसाइडेड बाय डायामीटर ऑफ मेन प्लेट। आपके मेन प्लेट का कितना डायामीटर है, उसके हिसाब से साइज ऑफ द थियोडोलाइट डिसाइड होता है। मेन प्लेट को आप लोग एक और नाम से भी जानते हो, जिसको नाम देते हैं लोअर प्लेट।
ये बात आपको जहन में हमेशा याद रखनी है। अपर प्लेट होती है वर्नियर प्लेट, लोअर प्लेट होती है मेन प्लेट। कितना साइज वेरी करते हैं जनरली? 8 से 25 सेंटीमीटर तक का साइज आप लोगों का रह सकता है आपके थियोडोलाइट में। क्लियर है? सॉरी, mm तक का ये साइज ऑफ द थियोडोलाइट है। अब मेरी बात आएगी, क्या सॉरी सेंटीमीटर ही रहेगा यार। हाँ, अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं आपके फेस राइट और फेस लेफ्ट का मीन लेता हूं, मीन ऑफ फेस लेफ्ट एंड फेस राइट कंडीशन, फेस राइट और फेस लेफ्ट का अगर मैं मीन लेता हूं तो जनाब दो बातें याद रखना, उससे क्या होता है। इट कैन एलिमिनेट द एरर, इट कैन एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कॉलिमेशन। आपके दोनों रीडिंग का मीन लेने से जो वैल्यू आती है उसमें से कॉलिमेशन एरर हट जाता है। याद रखने वाली बात है, बहुत काम की है, अभी क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। उसके बाद जनाब एक बात याद रखना कि अगर आपके पास आप मीन लेते हो दो वर्नियर रीडिंग का, मीन ऑफ 2 वर्नियर्स रीडिंग, 2 वर्नियर रीडिंग का अगर मैं मीन लेता हूं तो आपको दो बात याद रखनी है कि वहां पर आप क्या एलिमिनेट करते हो, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। आपका 2 वर्नियर्स का मीन लेने से इसेंट्रिसिटी के कारण आए हुए एरर का रिमूवल होता है। यह बात आपको क्लियर करनी है। क्लियर है मेरी बातें? चलो, ये छोटी सी बात सारी समझ में आ गई। अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। लेवलिंग से रिलेटेड कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं बताना, क्वेश्चन आएगा तो साथ के साथ करेंगे अपन, ठीक है? चलेंगे। अभी यहां से पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन आप सभी को? While leveling in an undulating terrain, मैं लेवलिंग पहले ले आया, थियोडोलाइट बाद में करा दूंगा, या पहले थियोडोलाइट करा देता हूं। हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। बोला गया, if a telescope of the theodolite can rotate about its horizontal axis in vertical plane, अगर आप अपने थियोडोलाइट को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हो, ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को बोला, अगर वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? चलो, तो अपन उस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांजिटिंग, कहते हैं ना। और ट्रांजिटिंग शब्द से आपके दिमाग में एक और वर्ड आ रहा होगा जिसको कहते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का एक्चुअल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। जैसे बस है, आपकी लोकल बस है, लोकल बस एक जगह से दूसरी जगह पर लाकर छोड़ती है, तो ये ट्रांजिट सेवा है। अच्छा, जाकर सिर्फ छोड़ती नहीं है, वहां से लाती भी है, कॉमन है। तो ले जाना, छोड़ना और वहां से वापस लाना। अरे हाँ, जाने और आने में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है ना यू टर्न में। तो किसी भी बॉडी को जब 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिटिंग। समझ आई? तो जिस थियोडोलाइट में आप ट्रांजिटिंग कर सकते हो उसको थियोडोलाइट कौन सा? ट्रांजिट थियोडोलाइट के नाम से जाना जाता है। आजकल सारे थियोडोलाइट ट्रांजिट है। ट्रांजिट थियोडोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्नियर थियोडोलाइट, एक होता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट। वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकंड का, ऑप्टिकल थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 1 सेकंड का। इतना कम लीस्ट काउंट का मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा। तो अपन इस थियोडोलाइट को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहा जाता है माइक्रो थियोडोलाइट। छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है मेरी बातें? चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने जो समझाया वो ये है, इफ द डबलिंग एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्शन, यहां पर लिखा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन यूज्ड इन द एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल हेयर्स, द अपीयरेंट एरर बिकम्स व्हाट। देखो, मैं बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस मेजर बात, क्वालिटी का क्वेश्चन है। मतलब दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी गुड। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट क्या कहता है, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा था ये समझना। यहां लिखा है रिवर्जन, रिवर्जन शब्द के अंदर आ रहा है रिवर्स होना, और रिवर्स होने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए से बी की तरफ ये चला गया, ठीक है।
मैंने आपको कहा अगर ये ए से बी तक जाने में एक एरर दे रहा है, ई एरर, तो डेफिनेटली बी से ए आने में भी ई एरर ही देगा, ऑब्वियसली देगा। तो ए से बी तक जाना और बी से ए तक आने में एरर 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिवर्जन में हमेशा आपका एरर 2 टाइम्स हो जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है? तो क्या लिखा? डबल द ट्रू एरर ना। जो एरर अभी आपको दिखेगा वो ई का 2 गुना हो गया ना, तो जो दिख रहा है वो अपीयरेंट, जो असली में है वो ट्रू है, तो 2 टाइम्स ऑफ ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, इसलिए इसको डबल कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो रिवर्जन प्रिंसिपल बस यही है, मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बोला इन अ मेथड ऑफ रिपीटिशन फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल्स। मेथड ऑफ रिपीटिशन में जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हो, टू रोटेट द इंस्ट्रूमेंट विदाउट चेंजिंग द रीडिंग्स, विदाउट चेंजिंग द रीडिंग्स, आपको रीडिंग चेंज नहीं करनी। जरा पहले समझो, आपके 2 क्लैंप्स होते हैं, एक होता है आपका अपर क्लैंप, एक होता है आपका लोअर क्लैंप। क्लैंप का मतलब तो आप समझते ही हो, छिटकनी, छिटकनी होती है ना। तो अपर क्लैंप क्या करता है? अपर क्लैंप आप लोगों के थियोडोलाइट के वर्नियर्स के साथ कनेक्ट होता है, ये वर्नियर्स क्लैंप है। और लोअर क्लैंप जो है वो ट्राइपोड के साथ कनेक्ट होता है, ये ट्राइपोड कनेक्ट है। आप इस बात को क्लियर करना, ठीक है? मैंने आपको कहा कि भाई जरा गौर देंगे, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं। ये है वर्नियर क्लैंप। अब जब भी आप लोगों का, मैंने कहा कि अगर मैं अपर क्लैंप को टाइट करता हूं तो दोनों वर्नियर प्लेट और मेन प्लेट चिपक गई। अगर मैं लोअर क्लैंप को टाइट करता हूं तो वो ट्राइपोड के साथ चिपक गया, ऐसा रहेगा। अभी अपर क्लैंप को टाइट रखूंगा, मेन प्लेट वर्नियर प्लेट चिपकी है, दोनों साथ में घूमेंगी, दोनों घूमेंगी। हाँ, अपर क्लैंप टाइट है, लोअर क्लैंप लूज है। तो लोअर क्लैंप अगर लूज है, मान लीजिए ट्राइपोड है नीचे ना, तो ट्राइपोड के अराउंड ये दोनों घूम रही है अभी साथ में। लेकिन अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप इनके बीच में है। अगर मैंने अपर क्लैंप को, अपर क्लैंप के, ये अपर क्लैंप है काले वाला पोर्शन, ये लूज कर दिया तो ये घूमेगा ऐसे। और जब दोनों प्लेट ऐसे घूमेंगी तो रीडिंग चेंज होगी यार, चेंज होगी। तो ये कह रहे हैं रीडिंग सेम रहनी चाहिए विदाउट चेंजिंग द रीडिंग। तो आप क्या कहोगे? लोअर क्लैंप को लूज कर दो, पूरी प्लेट घुमा दो, लेकिन अपर क्लैंप को लूज मत करना, नहीं तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। कॉमन है ना? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा लोअर क्लैंप को टाइट कर दो, लोअर क्लैंप को टाइट कर दो, अपर क्लैंप को लूज कर दो। उल्टा हो गया, लोअर क्लैंप को लूज कर दो, अपर क्लैंप टाइट कर दो, ताकि आपकी प्लेट ऐसे ना घूमे, साथ में घूमे। क्लियर है ये बातें? चलो, तो आंसर इजी है ये तो। अच्छा, एक चीज और, ये चलो क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। अभी टैक्योमीटर का क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग टू यू? पहली बात तो टैक्योमीटर से रिलेटेड मेजर कंसेप्ट यही बता दूंगा। इफ द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस हेयर बिटवीन द डायफ्राम ऑफ द टैक्योमीटर इज 16 mm, आपको ये मान लीजिए आप लोगों का स्टैडिया डायफ्राम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 mm आप सभी को दे रखा है। और आपको बोला कि अगर फोकल लेंथ जो है वो 32 mm की है, 32 सेंटीमीटर की है फोकल लेंथ, तो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होगा वो बताओ। ध्यान से सुनो, अगर आपको याद हो तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था k इंटू एस प्लस सी, जहां पर जनाब आपका k होता था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, c होता था एडिटिव कांस्टेंट। k को हम लोग नाम देते थे f बाय आई और c को हम लोग नाम देते थे f प्लस डी। याद है ना फॉर्मूले? काफी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब टैक्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत हद तक नेक्स्ट में आएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा अभी मेरे को k निकालना है, तो k निकालने के लिए तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? k इज इक्वल्स टू f अपॉन आई। अब मेरे को पता है डिवाइड करने में यूनिट सेम होनी चाहिए ना, तो आपने लिखा है f की वैल्यू कितनी है? 32 को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, mm में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि ये भी mm में है। तो मैंने कहा 320 और ये 16 mm है आई, काट पीट के 20 आंसर आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वो बहुत आसान क्वेश्चन था। 2-3 बातें याद रखना, अगर मेरे पास एनालिटिकल टेलीस्कोप है, अगर मेरे पास एनालिटिकल लेंस का यूज कर रहा हूं टैक्योमीटर के अंदर,
तो आपके एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है और k की वैल्यू 100 होती है। क्लियर है? यहां पर एनालिटिकल लेंस कैसा होता है, हमेशा याद रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कौन से वाले टेलीस्कोप में यूज करते हैं? हमेशा एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में यूज करते हैं। यह बात याद रखना, काम आएगी बहुत ज्यादा एग्जाम में, मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में वो पूछा जाता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, यहां बातें नहीं हो सकती। आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए जरा काम से जा रहा हूं। चलेगा ना? सेशन मिस नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये दे दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। देखो भाई, ये कह रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीजें अच्छी बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज एक्यूरेसी इज कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द थियोडोलाइट सर्वे? सबसे पहले आपका जब भी थियोडोलाइट सर्वे की बात चलेगी, याद रखेंगे आपका थियोडोलाइट सर्वे 5 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से 5 है? पहला होता है मेथड ऑफ लूज नीडल। अच्छा, इनके बारे में ना पढ़ लेना, ये मतलब अच्छी कैटेगरीज के क्वेश्चन में गिना जाता है। ठीक है? दूसरा होता है मेथड ऑफ फास्ट नीडल या फास्ट नीडल मेथड। तीसरा होता है मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। चौथा होता है मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल्स और 5वां होता है मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। ये चीज क्लियर करना। ठीक है? अब सुनना, मैंने यहां पर कहा आप लोगों को कि जनाब आप लोगों का एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रहती है, मतलब एक्यूरेसी कैसे कंसर्न रहती है। तो याद रखेंगे इंक्लूडेड एंगल की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, फास्ट नीडल की उससे कम है, और लूज नीडल की एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती। यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा बता दूं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आज तक बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लूज नीडल में किसकी एक्यूरेसी ली जाती है, तो मैं कंसीडर करता हूं लीस्ट काउंट ऑफ। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि लीस्ट काउंट से एक्यूरेसी का बहुत बड़ा संबंध रहता है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, पता है ना? तो यहां पर मैंने कहा कि लीस्ट काउंट किसका कंसीडर होता है लूज नीडल में? कंपास का। वही फास्ट नीडल में और बाकी सब में किसका होता है? यहां लीस्ट काउंट किसका कंसीडर होगा? थियोडोलाइट का। बाकी सब में थियोडोलाइट का ही जाता है। इसीलिए सबसे कम एक्यूरेट आप लोगों का ये है थियोडोलाइट, लूज नीडल है। क्योंकि कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट के आसपास ना, 5 कह रहा हूं। सर्वेयर कंपास का 15 मिनट या 20-30 मिनट होता है, आपने पढ़ा है। तो भाई साहब बहुत बेकार हो जाएगा ना, 15-20 यही चलता है आप लोगों का, बहुत बेकार हो जाएगा। यहां लीस्ट काउंट आपको मरे से मरा भी 20 सेकंड का देखने को मिलेगा, वर्नियर थियोडोलाइट का। ये सारा केस है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया है, सबसे एक्यूरेट कौन सा? इंक्लूडेड एंगल। तो मैंने कहा फास्ट नहीं है, फास्ट नहीं है, लूज नहीं है, इंक्लूडेड एंगल सबसे ज्यादा है, उसके बाद फास्ट नीडल है, देन लूज नीडल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जेई में इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम उनको डिफिकल्ट कैटेगरी में कंसर्न करते हैं। व्हाट इट? देखो, मैं थोड़ा डाटा आप लोगों को दे देता हूं। अगर मैं डाटा ना प्रोवाइड करूं तो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेजर बात सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित मत रहना। कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं मेरे क्वेश्चंस में जो कॉमन नहीं होते। जैसे इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स पढ़ा था। वो आप लोगों को अनकॉमन टॉपिक की कैटेगरी में रखना होगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ाते हैं जनरली, हम नहीं पढ़ाते। ऐसे ही आज कॉलिमेशन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे लेवलिंग में, वो अनकॉमन है, वो आईईएस और गेट कैटेगरी की है। लेकिन अभी सीबीटी 2 वाला हिसाब किताब हो गया ना, तो 1 का लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा, मैंने पहले भी बताया था, बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है सेटिंग आउट कर्व बाय द 2 थियोडोलाइट मेथड। देखो इसके बारे में ना, ये क्वेश्चन कर्व का वैसे ही दे दिया मैंने, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि ये तो मैं नेक्स्ट में लेकर ही आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन।
तो एंगुलर मेजरमेंट ही होती है जब टू थियोडोलाइट मेथड हम लोग करते हैं, सिर्फ एंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, अगले क्वेश्चन में बोला which of the following errors can be eliminated by taking the mean of both observation। अगर मैं दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन ले रहा हूं, यहां ऑब्जर्वेशन है, जब भी ऑब्जर्वेशन कहेगा फेस राइट फेस लेफ्ट वाला सीन है ये, ठीक है। जब वर्नियर्स कहेगा तो वर्नियर्स मानना, जब ऑब्जर्वेशन है तो फेस राइट फेस लेफ्ट है। फेस राइट फेस लेफ्ट से कौन सा एरर खत्म होता है, एरर ड्यू टू कॉलिमेशन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। और एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी किससे खत्म होता है, अरे अभी तो बताया मीन ऑफ द वर्नियर्स लिखा था। एक और लिखो, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण जो एरर होता है वो किस चीज से खत्म होता है, लिख लो, कैन बी एलिमिनेटेड बाय लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग का मीन, लेफ्ट और राइट स्विंग का मीन लेकर काम किया जाता है, एलिमिनेटेड बाय द मीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट स्विंग। ये बात याद रखेंगे। कुछ एरर परमानेंट है, तो वो परमानेंट एरर कौन कौन से हैं जो आप नहीं हटा सकते, आपके हाथ में नहीं है उनको हटाना। जैसे मैंने कह दिया पैरालैक्स है, पैरालैक्स फिर भी रिड्यूस किया जा सकता है बट कंप्लीटली रिमूव नहीं होता। दूसरा स्लिप है, अगर स्लिप का एरर है तो भी दिक्कत कर सकता है आप लोगों को, ये नहीं हटाते आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लेवलिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, थियोडोलाइट के क्वेश्चन खत्म। अब लेवलिंग के क्वेश्चन की थ्योरी नहीं दूंगा क्योंकि देखिए थ्योरी देना तो मुश्किल हो जाएगा ना, आपको भी पता है। एक क्वेश्चन ये अच्छा है, इसको करो पहले। ये थियोडोलाइट का ही क्वेश्चन है, आपको बोला द डिफरेंस बिटवीन द फेस राइट एंड द फेस लेफ्ट इज 3 मिनट, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 मिनट है, तो एरर कितना है। मुझे एक चीज तो पता थी ना कि भाई मीन ऑफ फेस राइट एंड फेस लेफ्ट आप लोगों को एरर फ्री रीडिंग देता है कि नहीं देता, हाँ देता तो है। एरर फ्री रीडिंग देता है कि नहीं देता, उसमें से कॉलिमेशन एरर आप हटा देते हो, हटा देते हैं। तो मुझे कह रहा है अभी मीन अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस ये है मान लो, हाँ। तो मैंने कह दिया दोनों में 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 मिनट आ जाएगा, यानी ये वो रीडिंग है जिसमें एरर नहीं है, ये रीडिंग है जिसमें एरर नहीं है। 3 मिनट से 1.5 मिनट तक आने में कितना एरर है, 1.5 मिनट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये एक मतलब इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये 3 सेकंड नहीं है 30 सेकंड है, उतना चलेगा। तो समझ आया कैसे करा, मैंने मीन निकाल दिया, मीन निकाल के एरर निकाल दिया। कैसे, जो ऑब्जर्व क्वांटिटी है उसमें से ओरिजिनल क्वांटिटी को हटा दिया, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है, एरर क्या होता है आप सबको पता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है ना। तो 3 में से 1.5 हटाओ, 1.5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कोई, ये भी अच्छा है वैसे, कर सकते हो इसको, लेकिन ये टेक्योमेट्री में गिना जाता, बट फिर भी। क्वेश्चन में बोला कि टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग होती है ना, टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री और कुछ नहीं है भाई, इसी को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के नाम से जानते हैं। ये ना आप लोगों को जहन में बिठानी है बातें, यही ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग रहेगी आपकी, सुनना। तो मैंने कहा टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री में कितने एंगल कम से कम चाहिए ताकि आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सको। 1-2 केस याद दिला दूं। आपने सुना होगा कि ये आपका थियोडोलाइट है, ये पानी की टंकी है जहां बसंती खड़ी थी। आप लोगों ने, मेरे को पता है आपकी नजर बसंती पे जाती है, कॉलेज में बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, सीधा सीधा होते होते अक्सर थियोडोलाइट घूम जाते थे। और ताज्जुब की बात ये है कि जो थियोडोलाइट घुमाता था उसको पता ही नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्मल बात है ये। तो यहां पर आप लोगों ने देखा, मैंने कहा ये एक केस होता था। दूसरा, अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है और वर्टिकल डिस्टेंस आप निकाल नहीं सकते इसके बिना, tan थीटा कैसे लगाओगे, तो आप क्या करते थे, आप दूसरी जगह पर एक स्टेशन सेट करते थे, अल्फा 1 और अल्फा 2 की मदद से इनके बीच का डिस्टेंस पता होता था, x तो मेजर कर सकते हो, 2 एंगल की मदद से फिर d निकाला करते थे, याद है, हाँ।
तो ऐसे ही कम से कम 2 एंगल तो आपको चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लग गया अगर, तो वर्टिकल डिस्टेंस आराम से आ जाता था। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को निकालने के लिए 2 एंगल की आपको जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द मेथड ऑफ टेक्योमेट्री कॉमनली यूज्ड इन द प्रैक्टिस। सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो है टेक्योमेट्री की वो फिक्स्ड चेयर है। अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट में बताऊंगा इसके बारे में, अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन होमवर्क देना था मेरे को, आपको लिख लेना। इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग, चाहे आप गूगल रिसर्च करें चाहे कहीं से भी करें। यू कैन से इट एज द सेल्फ मेड क्वेश्चन। मतलब ये शायद आपको गूगल पे ना मिले, मुश्किल नहीं है आसान। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है और सबसे कम एक्यूरेट कौन है। सबसे ज्यादा सबसे पहले, सबसे कम बाद में वाला आपको ऑप्शन करना है। ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है स्विंगिंग इज द प्रोसेस जिसमें टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है। रोटेशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैंने याद करने की ट्रिक बताई यार, एचएस हाई स्कूल। हो गया। तो जो ये बेसिक ट्रिक्स मैंने आपको बताई, तमाम टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए, इसमें आप लोगों के टेलीस्कोप के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, मतलब थियोडोलाइट के। और इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट अटैक करना 2-3 सेकंड में। बिलीव मी, जो मैंने ट्रिक दी है वो बहुत काम की है। अभी चलते हैं अपन ना लेवलिंग के कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा और मजा आएगा सेशन में। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि जब भी आप अंडुलेटिंग प्लेन में या किसी हिल पे कोई भी लेवलिंग प्रोसेस करते हो, तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट कहां पर सेटअप करना है। While leveling in an undulating terrain, it is preferable to set up the instrument on top, bottom, side या flat। देखो, always remember one thing, नोट करके लिख लो। अगर अंडुलेटिंग प्लेन है या हिली प्लेन है, हमेशा और हमेशा साइड ऑफ स्लोप पर इंस्ट्रूमेंट सेट होगा। साइड ऑफ स्लोप पर इंस्ट्रूमेंट हमेशा सेट होगा। ये बात ना आपको याद रखनी है भाई, क्लियर करना मेरी बातें, क्लियर है। तो साइड ऑफ द स्लोप पर इंस्ट्रूमेंट सेट होता है, इसका कारण क्या है? प्रोसेस में ना बहुत सारी चीजें विजिबल है, मतलब पूरा प्लेन आपको विजिबल होता है एकदम। जब प्लेन विजिबल होता है तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। तो ये तो आंसर पता लग गया कि वन साइड ऑफ द स्लोप है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी हॉलो के अंदर कर रहे हो, हॉलो टनल के अंदर काम कर रहे हो, तो अपना इंस्ट्रूमेंट कहां लगाओगे? हमेशा याद रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट एट, हमेशा इंस्ट्रूमेंट एट बॉटम ऑफ टनल। हमेशा आपको अपना इंस्ट्रूमेंट आपके टनल के बॉटम पे रखना है, कुछ भी हो जाए टनल के बॉटम पे रहेगा। क्लियर है? क्यों? ताकि नीचे से नीचे वाला प्लेन भी विजिबल हो सके। हाँ, सो दैट बॉटम मोस्ट प्लेन कैन बी विजिबल। बॉटम मोस्ट प्लेन इज विजिबल एंड कैन बी लेवल्ड। वो प्लेन दिख सके और लेवल हो सके, उसकी मतलब वो सिनेरियो है, क्वेश्चन बनेगा, आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। राइज एंड फॉल अरिथमेटिक चेक किस पर देता है? क्वेश्चन आया तो मुझे 2-3 बातें याद आ गई, मैं करवा दूं। एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक होता है राइज एंड फॉल। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में चेक जो आप लोग करते हो वो बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल्स टू में लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर होता है बैक साइड माइनस फोर साइड लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल इज इक्वल्स टू में टोटल राइज माइनस टोटल फॉल। आप समझिए इस बात को। अभी टोटल राइज माइनस टोटल फॉल का मतलब क्या है? टोटल राइज और टोटल फॉल करने में ना आपके बीच वाली जो साइड्स हैं, एक बैक साइड एक फोर साइड होता है, वो पता है। जो बीच वाली साइड है ना भाई, उन पे भी फोकस जाता है, उनके कारण ही तो राइज और फॉल का पता लगता है। हाँ, तो अगर मैं राइज और फॉल कर रहा हूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये टोटली आप लोगों का इंटरमीडिएट साइड का फंक्शन है। तो राइज एंड फॉल अगर चेक हो रहा है तो मतलब इंटरमीडिएट साइड भी चेक हो रही है।
तो मैंने कहा 3 चेक कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ 2 ही चेक हो रहे हैं, 3 चेक होने से मैं लिख सकता हूं ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ है, और ये कम एक्यूरेट है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जनाब कि जहां एक्यूरेसी पूरी सर्वे में जहां एक्यूरेसी ज्यादा लगेगी वहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, ये कम है, लेस टाइम रिक्वायर। तो छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाय द वे क्वेश्चन आ जाएंगी। तो बैक साइट, फोर साइट और इंटरमीडिएट साइट, राइज एंड फॉल तीनों पे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा जान के। क्या कहता है समझो। क्वेश्चन में बोला a line of the level has been run from the benchmark of elevation 23.47, एक लेवल लाइन चल रही है 23.47 के पॉइंट से स्टार्ट हुई और 23.5 के पॉइंट पे जाके खत्म हुई, यानी दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। बैक साइड का सम जो है वो 16.26 है और फोर साइड का जो सम है वो 16.29 है। क्लियर है? ये कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम में क्लोजिंग एरर कितना है, ये ध्यान से सुनना। मुझे एक चीज तो पता है कि बैक साइड माइनस फोर साइड अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 16.26 से 16.29 घटाऊंगा तो 0.03 माइनस में आएगा यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट रिड्यूस लेवल हुआ, ये फर्स्ट रिड्यूस लेवल हुआ, ये आ गया 0.3 का। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये आ गया आप लोगों को 0.3 का आ गया, 0.3 है कि 0.03 है, 0.3 का। ध्यान से सुनो, आपको एक चीज पता है कि दोनों बराबर होने चाहिए, ये माइनस 0.03 है, वो प्लस 0.03 है। मैंने कहा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, अच्छा मेजरमेंट आप क्या कर रहे हो, आप लोग बैक साइड और फोर साइड मेजर करते हो, पता है आपको, बैक साइड और फोर साइड ही मेजर करते हो ना हमेशा। हाँ, लेवल तो कैलकुलेट होता है, मेजरमेंट करने के बाद मैन्युअली आप उसको कैलकुलेट करते हो लेवल, लेकिन मेजर आप बैक साइड और फोर साइड करते हो हमेशा, मतलब देखते बैक साइड और फोर साइड हो। तो मैं एक चीज तो जानता हूं, मुझे कह रहा है एरर निकालो, और एरर का फॉर्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। शायद आईएएस का क्वेश्चन अच्छा है। मेजर्ड वैल्यू है 0.03 नेगेटिव साइन के साथ, माइनस ट्रू वैल्यू हो गई 0.03, आंसर आ गया 0.06, हो गया खत्म। क्लियर है? तो ये आप लोगों का आंसर है ए। पेपर में हो सकता है कह देगा करेक्शन बताओ, बस इसी का खेल था सारा, यहीं पर सारा खेल खत्म है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उपस्थित हैं, जो कंसेप्ट कह रहा है वो देखना बस। अगर करेक्शन पूछेगा तो वो कंसेप्ट के हिसाब से जाएगा, एरर पूछेगा तो उसके हिसाब से ही लगाना, यहां ए आंसर है। क्लियर है मेरी बात? अभी जनाब अगला क्वेश्चन आता है, हाँ ये भी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गेट में शायद पूछा इस तरह का क्वेश्चन पहले, अच्छा है, बहुत बेसिक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द लेवलिंग वर्क अलोंग द फॉलिंग ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट मतलब नीचे, गाड़ी चलाई और चलती रही, पेट्रोल बच गया, ऐसा वाला सीन। तो स्टाफ जो है वो 3 मीटर का लेंथ है, वो सब बेकार की बातें हैं। सक्सेसिव रीडिंग्स वर टेकन, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 1 2 3 4, बस। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग दीज फॉर रीडिंग्स इन द लेवल बुक? क्या है ये रीडिंग, ये पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहली रीडिंग कौन सी? हमेशा हमेशा पहली रीडिंग बैक साइड होती है, ऑलवेज पहली रीडिंग बैक साइड है ना, लगा दिया। एक बात बताओ, ये जमीन है, ये मान लो इंस्ट्रूमेंट सेटअप है। कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर आप लोग यहां पर स्टाफ लगाते हो, ये एक रीडिंग लेते हो तो कितनी आएगी, 0.7 1 पॉइंट जो भी आ रहा है यार, 1.785। दूसरी रीडिंग क्या आएगी, अरे ऑब्वियसली दूसरी लोगे तो थोड़ी ज्यादा आएगी, और तीसरी लोगे तो और ज्यादा आएगी, क्योंकि ये और नीचे चला गया। जैसे जैसे प्लेन नीचे होगा रीडिंग बढ़ेगा, बढ़ेगा।
अगर रीडिंग बढ़ रहा है तो रीडिंग तो बढ़ना चाहिए, अभी यहां पर बढ़ रहा है, ये चलेगा, ये चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है। अगली रीडिंग घट गई यार, घटने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल रहा, अगली रीडिंग घटी है, इसका मतलब यहां से उठाकर आप लोगों ने अपने स्टेशन को यहां रखा है, जब भी तो रीडिंग आपने ली तो गलत आई, मतलब घटी आई। और अगली रीडिंग देखो, और मतलब इससे ज्यादा है बट ओवरऑल कम है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है बट इनसे तो कम है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर तीसरी रीडिंग जब ली है उससे पहले इंस्ट्रूमेंट को उठाकर ले गया मैं। चुरा के दिल मेरा, दिल नहीं इंस्ट्रूमेंट मेरा कहीं और लगाकर चली, भरोसा नहीं है इनका। तो मैंने कहा यहां पर एक बैक साइड थी, एक फोर साइड थी, इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले आखिरी रीडिंग फोर साइड होती है, तो बैक साइड फोर साइड, फिर जो रीडिंग ली है वो बैक साइड होगी ना, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद पहले बैक साइड आती है, फिर लास्ट वाली रीडिंग बची तो फोर साइड, तो BSFS BSFS ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। ये था प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करेंगे, अच्छा है ये भी। अच्छा, ये लाइट हाउस वाले कंसेप्ट तो बहुत ही इजी हैं, मुझे जब भी लाइट हाउस वाला क्वेश्चन दिखता है टाइटैनिक याद आ जाता है। तो बाय द वे लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर इज जस्ट विजिबल अबव द होराइजन फ्रॉम द शिप। फालतू की बातें हैं ना, ये सब तो आता है तुमको, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, आंसर कर रहा हूं। 3.855 रूट ऑफ H या 3.855 रूट ऑफ H1 प्लस रूट ऑफ H2। अरे इंजीनियर हो यार तुम लोग, तो इतना कॉमन सेंस तो मुझे लगता है तुम्हारे खून में है कि कौन सा लगाना है। यहां देखो हाइट पूछी गई है क्या, नहीं, एक ही हाइट गिवन है ना, एक गिवन है तो पहले वाला लगाएंगे अपन। मैंने कहा 3.855 रूट ऑफ 120। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करने में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ द कंसेप्ट इन एग्जाम। वो सॉल्व करने में डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट इज वेरी प्रीशियस। So I am saying, my dear student, that you need to apply the process of approximation or elimination so that you can quickly attempt the question in exam as well. So I am saying that यहाँ root of 120 है ना, what you need to do? Root of 120 means it is approximately equal to 121. तो मैंने कहा यार 11 करो ना इसको, क्यों फालतू के झंझट पड़ रहे हैं, 11 हो गया लगभग, तो मैं इसको 11 कर देता हूं, कर दूं। अभी रूट 120 को अप्रोक्सीमेटली 11 करो, मिलता जुलता आंसर आपको पता लग जाएगा। तो मैंने कह दिया 3.85 इंटू में 11, लगभग 39 के आसपास ही जाएगा, हो गया। समझ आई मेरी बात? तो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ द अप्रोच इन एग्जाम सो दैट इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और बाकी टाइम तो बचेगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। क्लियर है ना ये सब? चलो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हाँ, रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। क्या कह रहा है, मैंने कहा द क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज 2 पॉइंट्स A एंड B आर बहुत दूर। रेसिप्रोकल लेवलिंग कब यूज करते हैं पहले वो सुनो। हमेशा याद रखेंगे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग बहुत दूर यूज करते हैं। पहली बात, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इन केस ऑफ हिल्स दोनों पॉइंट्स बहुत दूर हैं, रिवर के केस में यूज करते हैं, हिल्स के केस में यूज करते हैं, ये सब बातें। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन देखा मैंने, पेपर में क्वेश्चन में लिखा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग इन एक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। इज इट करेक्ट ना? हाउ कैन यू से दैट वी नीड टू यूज इट फॉर द इनएक्सेसिबल पॉइंट्स ना? यार एक बात बताओ ना, इन द रेसिप्रोकल लेवलिंग वी नीड टू बी ऑन द पॉइंट बी एज वेल है ना, विच इज फार अवे फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है उस पर खड़े होते हैं, रीडिंग लेते हैं। इनएक्सेसिबल नहीं है, ये बात याद रखना कि दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। अरे मंजिलें चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, ये बात हमेशा याद रखना। ये मैंने 2018 में लिखा था जब मैं इस लाइन में आया था नया नया, कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना, रहेंगी हमारे नीचे ही। चलो बाय द वे आगे चलते हैं कि अभी यहां पर ना ए और बी है, और फॉर्मूला क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। पहली बात, रेसिप्रोकल लेवलिंग द्वारा आप किन एरर्स को रिमूव कर सकते हो? इट कैन रिमूव द एरर ड्यू टू कॉलिमेशन। आप 100% अपने कॉलिमेशन एरर को हटा सकते हो। द एरर ड्यू टू कर्वेचर,
एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बट जनाब गौर करना कि रिफ्रैक्शन का एरर लिखा है थ्योरेटिकल मैनर में कि रिमूव होता है, बट होता नहीं है। 100% रिफ्रैक्शन रिमूव नहीं हो सकती, बिकॉज ये डिपेंड करती है आपके सनलाइट एंड टेम्परेचर पर। टेम्परेचर और सनलाइट टाइम टाइम के साथ वेरी करता है, तो ये 100% रिमूव नहीं होता, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली हम मानकर चलते हैं कि हट गया। ये 3 तरह के एरर रिमूव करता है, पैरेलैक्स एरर रिमूव नहीं करता, वो परमानेंट है। चलो, तो अभी बात आती है क्वेश्चन के हिसाब से H का फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस a डैश माइनस बी डैश बाय 2। गॉट इट? तो आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू। 3.81 ये 2.616 है, ठीक है। 3.81 माइनस 2.16 प्लस 2.35 माइनस 0.9, 2.35 माइनस 0.91 अपॉन 2। तो आपके पास वो ज्ञान होगा ना, कर लेना सॉल्व, जो भी आएगा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये छोटा सा क्वेश्चन आया है, ये तुम खुद से करते रहना। मतलब राइज एंड फॉल मेथड में अरिथमेटिकल चेक क्या होता है, बैक साइड माइनस फोर साइड, लास्ट रिड्यूस फोर साइड, मतलब कर लेना यार, ये सब टाइम पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन मानूंगा इसको, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब टाइम वेस्ट कहूंगा, लेकिन हाँ बच्चे गलत कर सकते हैं इसको। जेई के कुछ बच्चे कॉमन सेंस यूज नहीं करते, वो गलत कर सकते हैं, ह्यूमर चाहिए यहाँ। द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद डंपी लेवल एंड 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ ऑन द कॉन्टिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड एट 30 मीटर इंटरवल। ग्राउंड है, आपको बोला दिस रीडिंग आप लोगों ने ले ली, वो सब ठीक है, चलो हो गया। फोर्थ पॉइंट की जो रीडिंग आई है वो ये, फोर्थ पॉइंट की रीडिंग लिखे हैं। आपको ये तो पता है कि ये मान लीजिए आपका जमीन है, कुछ ऐसा चल रहा है, यहां आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया। जो पहली रीडिंग होती है वो होती है आपकी बैक साइड, 1 2 3, यही है ना। चौथी रीडिंग मतलब आगे की तीसरी, 1 2 3 4, ये रीडिंग तो है। तो मैंने कहा चौथी रीडिंग पे, यानी इस वाली रीडिंग पे आपका जो रिड्यूस लेवल है वो 79.1 है। अब एक कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में, ये अक्सर ऐसा पॉइंट आ सकता है कि सर ये पहचानना पड़ेगा कि बैक साइड है कि फोर साइड है। बिल्कुल पहचानना पड़ेगा, पहचानना तो पड़ेगा। कैसे? आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन कराया कि अगर सडनली रिड्यूस हो रहा है रीडिंग, तो पता लग जाता है कि एकदम से कम आ रहा है रीडिंग यार, तो वो बैक साइड पता लग जाता है हिसाब से। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सारी रीडिंग बढ़ रही है। तो मैंने कहा इस वाली रीडिंग का, ये जो रीडिंग है इसकी वैल्यू है 2.33। इसका रिड्यूस लेवल आपको पता है कितना है, 79.1 है। मैंने कहा अगर मैं इस रीडिंग में ये डिस्टेंस ऐड कर दूं तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट पे पहुंच जाऊंगा? आपने कहा 79.1 में अगर मैं 20 इसको ऐड कर दूं तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट पे पहुंच जाऊंगा 0.43 और 81, यानी इसका रिड्यूस लेवल आ चुका है आप लोगों का 81.43। अब सुनना, यहां पर मेरे पास बात आती है रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट 068 कितना है, 0.68 कितना है ये समझो। तो 0.68 वाले के लिए मुझे इसका रिड्यूस लेवल पहचानना है, इस पॉइंट का। व्हाट शुड आई नीड टू डू हियर? यहां पर जाने के लिए इसमें से 0.68 माइनस कर देते हैं ना, तो लगभग 80 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ये क्लियर है? छोटा सा कंसेप्ट था, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। चलो अभी क्वेश्चन कहते हैं यहां पर कि एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन किसकी मदद से हटा सकते हैं। देखो यार बहुत आसान है ना। एक कंसेप्ट आता है, अगर मैं बैक साइड और फोर साइड के डिस्टेंस को इक्वलाइज करता हूं तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का एरर 100% हट जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड। बहुत कॉमन सा थ्योरम है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कृपया करके इसको पढ़ लेना। मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं 15-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी, गॉट इट? अभी अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अच्छा ये नेक्स्ट में कराऊंगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी मतलब इसका टाइम नहीं रहा।
या चलो मैं करा देता हूं, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेवल है जो 25 मीटर ए से दूर है और 50 मीटर बी से दूर है, और वो इतनी रीडिंग ले रहा है ए पर और इतनी रीडिंग ले रहा है जब बी पर था, ठीक है। बबल को सेंटर में रखा हुआ है, यानी सेंसिटिविटी का कोई सिनेरियो नहीं है। अगर वो अपने ए और बी के लेवल को कम कर देता है, मतलब काउंट कर रहा है, रिड्यूस लेवल ऑफ द, कम कह रहा हूं, ये गूगल वाली भाषा हो गई। मैंने एक बार गूगल पे सर्च करा यूनिफॉर्म का क्या मतलब है तो गूगल ने मुझे रिप्लाई दिया वर्दी तो मैंने भी रिड्यूस को कह दिया कम करना। अगर ए और बी का रिड्यूस लेवल इतना और इतना है तो कॉलिमेशन एरर कितना होगा वो पूछ रहा है पर 100 मीटर। क्वेश्चन की भाषा को समझो। यहां पर इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहां पर एक रीडिंग आ रही है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये है, लेकिन आप लोगों का जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है वो ये जा रहा है। यहां पर एक एरर आएगा, वो एरर है E1। यहां पर एक एरर आएगा, वो एरर है E2। ये डिस्टेंस है 25 मीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस है यहां से 50 मीटर की दूरी पर। क्या मैं यहां से 100 मीटर की दूरी वाले को निकाल सकता हूं? कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लो, हो जाएगा। निकालना पड़ेगा कैसे, जरा समझना। मुझे एक चीज पता है कि भाई ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, वो आराम से आ जाएगा 284.29, 283.66। मैं इसको निकाल लेता हूं, मेरे पास ना इसका सॉल्व्ड है, मतलब मैंने इसको सॉल्व किया था ना, तो मैं इसकी डिजिट विजिट जल्दी जल्दी से लिख दूंगा। 1 मिनट रुको, पता नहीं है भी कि नहीं, लाया तो था यार मैं, पता नहीं यार मिल नहीं रहा, चलो जो भी है। मैं यहां से कह रहा हूं कि ये E1 है, ये E2 है, मैं दोनों के बीच के डिफरेंस को निकाल सकता हूं, दोनों के लेवल में कितना डिफरेंस है निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा डिफरेंस इन द लेवल बोले तो B माइनस A का रिड्यूस लेवल कितना है, यानी हाइट कितनी है आपके अकॉर्डिंग 284.295 माइनस 283.665। अब ये जो हाइट है, अब समझना इस बात को, ये जो हाइट है, ये हाइट एक्चुअल में किसके बराबर होनी चाहिए? दोनों की रीडिंग के बराबर होनी चाहिए। भाई जो दोनों की रीडिंग आ रही है, अगर वो एकदम परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है, दोनों की रीडिंग के बराबर हाइट होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, बट है तो नहीं। तो है कैसी, समझो। मैंने कहा पहले मैं डिफरेंस लेता हूं रीडिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है उसको क्लियर करो। मैंने आपको कहा रीडिंग है मेरी 2.847 और 3.462। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, तो मेरे पास दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 3.462 माइनस 2.847। कुछ आपके पास आया, लेट इट बी वाई वैल्यू, लेट इट बी एक्स वैल्यू। अब समझो, अगर ये परफेक्ट होता, कोई भी एरर नहीं है, तो ये एक्स और वाई बराबर होने चाहिए थे ना। अरे जितना लेवल उठ रहा है उतनी तो रीडिंग उठ रही है। ये रिड्यूस लेवल के उठने बैठने से ही तो रीडिंग का घटना बढ़ना होता है। मैंने कहा हाँ बराबर होने चाहिए थे, बट बराबर तो नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है समझना, इसको मैं करके देख लेता हूं। ये कितना आ रहा है 284.295 माइनस 283.665, 03, 12 में से 6 गया 60, मतलब ये आ रहा है 0.63। इसका डिफरेंस आ रहा है 0.63। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 में से 7 गया 5, कैरिंग दिस यानी 1, इधर से 34 में से 28 गया 6, यानी 0.615 आ रहा है। इक्वल तो नहीं आ रहा। तो इसमें मेरे को पता लगा कि एक एरर तो है। एरर कितना है, एक एरर तो है दोनों के बीच का। दोनों के बीच में कितना एरर है आप ध्यान से देखो, दोनों के बीच में 0.15 का एरर है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब एरर तो है। वो एरर कितना है, आपने कहा 6.63 माइनस में 0.615 का एरर है, यानी 0.015 का एरर है। ये एरर कितने डिस्टेंस के लिए है, ध्यान से समझो। एक चीज यहां क्लियर करो, कॉलिमेशन एरर क्या होता है? कॉलिमेशन एरर डिस्टेंस ही होता है ना। हाँ, मैंने कहा यार जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो आपके एरर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये लाइन ऑफ साइट इतनी चली गई, यहां एरर बढ़ गया। तो मैंने कहा 25 के लिए ए और बी के बीच में जो रीडिंग है उसमें एरर है 0.1015 का।
जो रीडिंग ए और बी के बीच में है उसमें एरर है 0.015 का, तो 25 में अगर ये एरर है तो 100 में कितना होगा ये पूछ रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं दिस एरर इज फॉर 25 मीटर, ए और बी के बीच का गैप 25 है, तो फॉर 100 मीटर में कितना होगा, लेट इट बी x, कैन आई सॉल्व इट 0.015 इंटू 100 बाई 25, यानी आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.6। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, प्रीवियस ईयर आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलते हैं, फिलहाल कुछ क्वेश्चन जो शेष हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर दूंगा लेवलिंग के। नेक्स्ट सेशन में कर्व्स, टेक्योमीटर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। 2 दिन आप लोगों का रिकॉर्डेड रहेगा इसी तरीके से, फिर कंटिन्यू अपना लाइव में अपन करते रहेंगे। जय हिंद।